गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम साइंस 2 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। क्या लगता है आपको क्या होगा लाइफ प्रोसेसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? नाउ द लाइफ प्रोसेस का मीनिंग इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर जिस लाइफ को जीने के लिए जिन प्रोसेस की ज़रूरत है, लाइफ को जीने के लिए जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कितनी सारी प्रोसेस चलते रहती है। नाउ रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। यहां तक के क्लियर है? अब ऑब्वियसली अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो उसको बोलेंगे अपन लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो अब आगे पर देखते हैं, कुछ बेसिक सी लाइफ प्रोसेसेस है। नाउ द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। नाउ इसमें हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, लिख सकते हैं। यस, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के ऊपर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है लगभग। नाउ और क्या लिख सकते हैं हम? चलो सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लिख सकता हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन। यस, देन और रिप्रोडक्शन, यस रिप्रोडक्शन लिख सकता हूं, सो रिप्रोडक्शन। ओके, डाइजेशन भी लिख सकते हैं हम। ऐसी और भी बहुत सारी प्रोसेसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के पर्सपेक्टिव से। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब कैसे ये सारा चीजें काम करती है, क्या इसमें इन्वॉल्व है और आपके सिलेबस में क्या दिया है उसके बारे में हम देखेंगे। अब क्या दिया है आपके इसमें बोला है कि एक सेल है, समझ लो एक सेल है। अच्छा, मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेस्पिरेशन की। अब मैं रेस्पिरेशन की जब बात कर रहा हूं तो रेस्पिरेशन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कि ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यही आता है। लेकिन नहीं, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, यानी कि सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल पे एक रेस्पिरेशन होता है जहां पर एनर्जी बनती है। उस एनर्जी बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। सिंपल सा इतना समझो कि जैसे कि आपने कुछ खाया, जैसे कि आप कुछ भी खाते हो तो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये चीजें जब आप कुछ भी चीजें खाते हो तो उसमें से आपको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका सिंपल मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, इससे एनर्जी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा हमको। उसको क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। उसको क्या देंगे हम? ऑक्सीजन देंगे। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आया कहां से? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आया ग्लूकोज। और ये जो O2 आया, ये कहां से आया? ये सर्कुलेटरी सिस्टम से आया। सर्कुलेटरी सिस्टम से आया यानी कि ट्रांसपोर्ट होके आया। सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से O2 आया। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे? वो ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। किसको? ग्लूकोज को पूरी तरीके से। और हमको क्या मिलेगा फिर? जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तब हमको मिलेगा एनर्जी। तब हमको मिलेगी क्या? एनर्जी। इसके साथ साथ हमको मिलता है वाटर और साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो बोलते हैं ना हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, वो क्या है? यही कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हो तब वो आता है, ऑक्सीडाइजेशन की फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ये क्या हो जाता है? एक्सहेल हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो क्या हो रहा है? सिंपल सा, जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। तो चलो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे PPT से। क्या बोला है यहां पर
क्या है हमारे चैप्टर का नाम? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो अभी क्या बोलते हैं आगे पे कि बेसिक प्रोसेस है लाइफ की। जैसे कि मैंने बताया न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन भाई जो आप ले रहे हो, जो भी विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट, ये जो सारी चीजें ले रहे हो, जो आप फूड से आपको मिल रही है, वो तो न्यूट्रिएंट्स हुआ ना आपके लिए, न्यूट्रिशन हुआ ना। बिना न्यूट्रिशन की एनर्जी कैसे बनाओगे आप? तो न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड को ब्रेक करने के लिए, उसमें से एनर्जी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सक्रीशन क्या है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। विदाउट रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल आएगा क्या? नहीं आएगा। सो द रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जिसमें अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक साइज में बढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना, ये भी क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नाउ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपके जो एनवायरमेंट में जो भी चीज है उसके लिए आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, वो हो गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कुछ बेसिक सी प्रोसेस थी। अब लाइफ प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट सा देखो बताया है यहां पर कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन होना भी बहुत जरूरी है, और जो रेस्पिरेशन होके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा या डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसका एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी और डाइजेशन भी। तो ये कुछ बेसिक सी लाइफ प्रोसेस है। तो देखो क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऑर्गन, अब वही बोल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस होना जरूरी है, लेकिन इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए लगती है एनर्जी। क्या लगती है? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लाएंगे? ऑब्वियसली हमको वो एनर्जी बनाना पड़ेगा, तब वो एनर्जी आएगी। तो प्रोसेस को बराबर काम करे उसके लिए लगेगी एनर्जी, और वही प्रोसेस से बनाएंगे हम एनर्जी भी। सो वही बोला है कि ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्म, ये कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहता है इन द ह्यूमन बॉडी। तो कुछ कुछ सिस्टम बताए, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड कंट्रोल सिस्टम, और भी एक्सटर्नल इंटरनल फंक्शंस होते हैं ना, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। अब जो भी है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ये रैंडमली होते हैं क्या? नहीं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में होते हैं कि इसका प्रोडक्ट इसको, इसका प्रोडक्ट इसको, इसका प्रोडक्ट इसको मिले। एक कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में, कोऑर्डिनेशन होता है तब जाके ये सब मिलके साथ में काम करते हैं। सो दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन मोर और लेस सेम वे ऑल द ऑर्गेनिज्म, दोज आर इन नीड टू कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। कंटिन्यूसली एनर्जी लगती है, ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अब जैसे कि वही, अब हमको एनर्जी बनाना है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई प्रोसेस होना जरूरी है। अब वो प्रोसेस होना जरूरी है, अब प्रोसेस हो उसके लिए एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? एनर्जी। अब ये एनर्जी मिलेगी कैसे हमको? अगर कोई बच्चा कमजोर दिख रहा है या कुछ वो एकदम वीक दिख रहा है हमको, तो हम उसको क्या बोलते हैं? खाना खाया कर, खाना खा ले। सो खाना खाने से उसको एनर्जी मिलेगी, ये हमको पता है। लेकिन खाना खाने से एनर्जी कैसे मिलेगी? सो वो जब खाना खाएगा तो उसके फूड में क्या होगा? उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके फूड में फैट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होंगे। ये सारे चीज क्या है? ये कंपोनेंट है एनर्जी के। सो वही बोला है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड ये मेजर और द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, ये मेन सोर्स है एनर्जी के। सो एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल। चलो मान लिया कि ये मेजर सोर्स है, ये मेजर सोर्स है एनर्जी के, लेकिन इनसे भी एनर्जी कैसे बनेगी? वो बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो सेल बनाएगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी कैसे बनती है, ये सारी प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ। ये तीनों क्या है? ये फूड स्टफ है। सिर्फ इनसे काम नहीं चलने वाला। सिर्फ आपने खाना खा लिया तो हो गया क्या? उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत है,
क्यों ऑक्सीजन की जरूरत है? क्योंकि उस फूड को हमको ऑक्सीडाइज्ड कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडाइज्ड कराना है, जिसके लिए ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये फूड के साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। नाउ अब जो फूड स्टफ और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होंगे। ऐसे ही थोड़ी ना आपके घर पे कोई भी चीज ऐसे आ जाती है क्या? कुछ ना कोई ट्रांसपोर्ट बीच में होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनको क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। नाउ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। वही बोला मैंने, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए क्या लगेगी? हमको एनर्जी। नाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब हम इंसान हैं, हम खुद को देख लिया, किसी जानवर को देख ले, वो वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, कुछ भी खाता है, ठीक है। अब जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स। अब वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। जब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं ना, तो जब बच जाता है तो वो स्टोर करके रख देते हैं, स्टेम में, लीव्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में, वो क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। और यही हम खाते हैं और हमको फिर वही मिलता है, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें तब हमको मिलती है जो प्लांट ने बनाया था खुद के लिए और स्टोर कर लिया था और वो हमने खा लिया, तब वो हमको मिलता है। नाउ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड, यूटिलाइज सम ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ, वेयर इज रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट। जैसे कि फ्रूट में स्टोर कर लेना, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में। कौन स्टोर कर लेता है? प्लांट। और उसी को खाते हैं कौन? हम। कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखा हमको कैसे मिलता है। सो अब हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, लिपिड, ये सारी चीजें मिल गई, लेकिन इससे एनर्जी बनेगी कैसे? ये एनर्जी बनेगी कैसे वो हम देखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है कि विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिशन? इस न्यूट्रिशन के लिए हमको कौन से फूड खाने पड़ेंगे? तो देखो कार्बोहाइड्रेट का, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक स्वीट ग्रुप होता है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी आप मीठी चीज खाते हो तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हमारा सेल एनर्जी बनाना शुरू करेगा या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए जिसको ब्रेक डाउन करेगा, वो सबसे पहले किसको प्रीफर करेगा? वो प्रीफर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को। वहां पे फैट्स, लिपिड, प्रोटीन सब पड़े होंगे, तो भी वो किसको प्रीफर करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाएगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पसंद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वहां पर नहीं होगा, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तब ही जाके वो दूसरी चीज ढूंढेगा ना। कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है हमको? मिल्क से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, जैगरी बोले तो गुड़। नाउ द केन शुगर से मिलता है, वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, स्वीट मीट्स एंड द सीरियल्स जैसे कि बहुत सारे हैं। नाउ द व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है 4 किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज, ये किसमें? ये इसको बोलेंगे अपन एनर्जी। एनर्जी को किसमें काउंट करते हैं? कैलोरीज में। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। सो नेक्स्ट इज लेट अस स्टडी बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। ये एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड होती है ये देखते हैं हम। आपने कुछ देखा होगा कि जैसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, ये ब्रेक टाइम में कुछ ऐसे फूड स्टफ खाते हैं जिससे इसको इंस्टेंटली एनर्जी मिले। जैसे कि ये एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वो कैसी होती है? स्वीट होती है, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कोई ऐसे फ्रूट्स खाते हैं या ऐसी कुछ चीजें खाते हैं जिससे इनको इंस्टेंट एनर्जी मिले। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। सो वी हैव मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। हमको इसके ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल। रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल। एक लेवल पे आपको दिखता है, दूसरे लेवल का नहीं दिखता। सिंपल सा, एक होता है बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, देन सेकंड है सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट आई एम सेइंग, रिपीट, बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। देखो मैं बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन करके दिखाता हूं आपको।
मैंने सांस ली और सांस छोड़ी, इनहेल किया और एक्सहेल किया, ये हुआ बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि मेरी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जब एक्सचेंज हो उसको बोलेंगे हम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब सेलुलर लेवल पर हो, जब सेल के अंदर हो, सेल के अंदर क्या होगा? वही ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर उससे बनेगी एनर्जी, बताया था मैंने। ये जो रेस्पिरेशन है ये सेलुलर लेवल पर होता है। नाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ उसको बोलेंगे अपन बॉडी लेवल। और द फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विद इन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे अपन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द रेस्पिरेशन ऑकर्स इन टू स्टेप्स और टू लेवल। फर्स्ट इज द body level of respiration, then the second one is the cellular level of respiration। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो हम चलते हैं इसी के आगे पे कि क्या दिया हुआ है इसके आगे पे। कुछ नहीं, ये देखो सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखो ये जो CO2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन बॉडी लेवल। कौन सा? बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये देखो यहां पर सेल प्रेजेंट है, इस सेल में एनर्जी बनेगी, इसमें क्या होगी? एनर्जी बनेगी। जो ग्लूकोज है आपका वो कन्वर्ट होगा यहां पर एनर्जी पे, यानी कि सेल पे, और वो रेस्पिरेशन को अपन बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, जस्ट एक वन क्वेश्चन आफ्टर दैट। सो क्या बोला है इसमें कि व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन? सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन क्या है भाई? वही है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी कि फिर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्लूकोज में, ऑफ द फूड दैट कंज्यूम एवरी डे। कार्बोहाइड्रेट कैसे मिल रहा है हमको? हर दिन के खाने में मिल रहा है। आप दाल चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, इनमें आपको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल्सो हमसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। नाउ दिस एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है ना, इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम बोल रहे हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी। भाई ये एनर्जी क्या है? यही है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज, देखो अब ग्लूकोज की बात आ गई, ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज्ड करना पड़ेगा। किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए। नाउ द ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे भैया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसको बोला है रेस्पिरेशन। कौन सा? सेलुलर वाला। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये भी दो स्टेप में होता है, यानी कि दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग कि जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता उसको बोलेंगे हम एनारोबिक respiration. Now the cellular respiration is of two type: aerobic respiration, anaerobic respiration. Oxygen is involved in aerobic respiration and oxygen is not involved in एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? तो हमने रेस्पिरेशन के ऊपर से देख रहे हैं, रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, एक सेलुलर लेवल पर, एक बॉडी लेवल पर। अब जो सेलुलर लेवल पर है वो भी एरोबिक और एनारोबिक हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, कैसे एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे एटीपी बनता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना भैया, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो क्या बोला है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उससे जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है वो 3 स्टेप में होता है। कितनी स्टेप में होता है?
3 स्टेप में। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईएमपी पाथवे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। ना द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्यों क्रेब्स साइकिल बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि हम जो एरोबिक देख रहे हैं, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन क्या है? इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, वो 3 स्टेप में प्रोसेस हो रही है। किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए 3 स्टेप है। एक ग्लाइकोलिसिस, कौन? ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड वन इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, बस आप कंटिन्यू हमसे बने रहो और धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में।